शुरुआत करते हैं कोरोना पर बच्चन परिवार से जुड़ी बड़ी खबर से। जया बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन और आराध्या की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। तो राहत की बात है ये बच्चन परिवार के लिए। एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कोरोना जैसी बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनके परिवार के जो लोग हैं, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या, उनकी जो पोती अमिताभ बच्चन की, उनकी दूसरी रिपोर्ट वो भी नेगेटिव आई है। अमिताभ की सेहत पर बड़ी खबर आपको बता दें कि बिग बी के इलाज में लगे डॉक्टर अब्दुल अंसारी ने कहा है कि अमिताभ और अभिषेक की हालत ठीक है। अमिताभ बच्चन को हल्का बुखार और कफ है। अमिताभ खुद ही सोशल मीडिया पर अपनी हेल्थ अपडेट लगातार दे रहे हैं। 4 डॉक्टरों की टीम अमिताभ की निगरानी कर रही है। पूरा देश सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बेहतरी के लिए, उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए, वो जल्द ही कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं उसमें जीतें, उसके लिए दुआएं मांग रहा है, उसके लिए पूजा अर्चना की जा रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा ताजा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता संकेत पाठक का, जो नानावटी अस्पताल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। संकेत, सबके जहन में लगातार यही सवाल उठ रहा है कि एक राहत की बात तो खबर सामने आ गई है कि जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी पोती आराध्या अमिताभ बच्चन की, उनकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, उनका हाल क्या है? डॉक्टरों का पहले बयान सामने आ गया था कि उनकी हालत अब स्थिर है, ठीक है, लेकिन अमिताभ बच्चन को बुखार और कफ की हल्की दिक्कत बताई जा रही है। तो ताजा अपडेट अभी क्या है? जी देखिए, ताजा बच्चन, उनकी बेटी आराध्या और जया बच्चन की बात करें तो उन तीनों की जो सेकंड रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव आ गई है, जो कि एक राहत की खबर है। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की बात करें तो जो डॉक्टरों की तरफ से जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है। हालांकि सुबह जब डॉक्टर जांच करने के लिए पहुंचे थे तब उनको थोड़ा हल्का बुखार और कफ की समस्या थी और चलने में थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिलहाल की अगर ताजा अपडेट की मैं बात करूं तो दोनों की हालत स्थिर बताई गई, क्योंकि जो डॉक्टर लगातार निगरानी रखे हुए हैं, डॉक्टर अब्दुल अंसारी, जो कि नानावटी अस्पताल के डॉक्टर हैं, वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं दोनों ही, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों की हालत को। और फिलहाल का यही बताया जा रहा है कि दोनों की हालत स्थिर है और सुबह बकायदा जो कोरोना पेशेंट्स को ब्रेकफास्ट दिया जाता है वो भी अमिताभ बच्चन ने किया था। इसके अलावा डॉक्टरों से भी लगातार बातचीत की थी, साथ ही साथ सीटी स्कैन भी किया गया था उनका और कुछ अन्य टेस्ट भी किए गए थे। उनकी रिपोर्ट भी कुछ समय बाद आएगी। लेकिन फिलहाल का ताजा अपडेट यही है कि अमिताभ बच्चन का जो परिवार है उनकी 3 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, वहां भी राहत की खबर है। और अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों फिलहाल स्थिर बताए जा रहे हैं, ये भी एक अच्छी खबर है। चलिए, राहत की खबर है अमिताभ बच्चन के तमाम उन फैंस के लिए जो उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं कि फिलहाल अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की हालत जो है वो स्थिर है, यानी वो बेहतर हो रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया संकेत तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। गैंगस्टर विकास दुबे पर इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई है। एसआईटी की टीम बिकरू गांव पहुंची है। डीएम, एडीजी और एसएसपी सहित सभी आला अधिकारी इस टीम में मौजूद हैं। बिकरू गांव में विकास दुबे की जितनी भी संपत्तियां हैं उनकी जांच वहां पर की जाएगी। विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है, वो कहानी तो खत्म हो गई है, लेकिन इस कहानी में जितने पेच हैं उनको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि एसआईटी की टीम अब विकास दुबे के गांव बिकरू पहुंची है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव का। मानस, अभी क्या अपडेट है? बेशक एनकाउंटर हो गया, लेकिन एक एक करके विकास दुबे को लेकर अभी और खुलासे होने बाकी हैं। देखिए, एक बृहद जांच की जरूरत थी इस पूरे मामले में, इसलिए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। देखिए, जो क्राइम का सीन था उसके लिए एसटीएफ जांच कर रही है। एसटीएफ की जांच अलग है, वो उस जो कत्ल हुआ और कत्ल के बाद की जो परिस्थितियां बनी उस पर जांच करी। लेकिन ईडी की जांच का, माफ कीजिएगा, एसआईटी की जो जांच का दायरा है वो बहुत व्यापक है। उसमें इस बात की पड़ताल की जानी है कि आखिर 20 साल में विकास दुबे बना कैसे, आखिर उसके खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट या एनएसए जैसे मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उसके गिरोह के बाकी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, शस्त्र कैसे जमा होते गए और कैसे उसके गिरोह को लोगों को लाइसेंस मिलता गया।
और कौन कौन से वो नेता, अधिकारी, मंत्री, अफसर हैं जिन जो इसके संपर्क में थे, जिनकी मदद से ये यहाँ का बेताज बादशाह बन गया। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनके लिए एसआईटी जांच करेगी। इसलिए शुरुआत जो है वो बिकरू गांव से हो रही है, क्योंकि वहां पर जो जिस तरीके के हालात पेश आए थे 2 जुलाई की रात, वो एक जांच का बहुत अहम हिस्सा, क्योंकि यहीं से कड़ियां खुलनी शुरू होंगी कि आखिर पुलिस का, माफियाओं का और खादी का क्या कनेक्शन था, आपस में किस तरीके का गठजोड़ था। देखिए, किरदार इसमें बहुत सारे हैं और कहानी में के जो किरदार हैं उसमें खलनायक भी बहुत सारे हैं। उन सबके ऊपर से पर्दा हटाना ये बहुत आवश्यक है एसआईटी के लिए, और इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। बिकरू और उसके आसपास के गांव में ये जांच पड़ताल चल रही है और ये सिलसिला भी लंबा चलने वाला है, क्योंकि ये जांच परत दर परत इसकी कलई खुलेगी और उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। हो सकता है कि आने वाले 20-25 दिनों में या 1 महीने बाद हम देखें कि इस मामले में कई सारे सफेद पोश जेल की सलाखों के पीछे नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया मानस, तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें कि उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे से 5 घंटे तक पूछताछ की थी। उज्जैन पुलिस ने पूछताछ का एक वीडियो भी बनाया था। पूछताछ में 3 से 4 बार विकास दुबे रोया था, इस तरह की खबर सामने आ रही है। अलवर से चलकर झालावाड़ पहुंचा था उज्जैन, ये अभी तक की जानकारी सामने आ रही है और एक एक करके कई खुलासे जो हैं विकास दुबे को लेकर हो रहे हैं कि उज्जैन पहुंचा, वहां उसने क्या किया और किस तरह से वहां पर उसको मदद मिली। ये तमाम सवाल है जिनके जवाब मिलना भी बाकी है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव का। विपिन, बहुत सारे सवाल हैं अभी विकास दुबे को लेकर कि उज्जैन कैसे विकास दुबे पहुंचा, पुलिस ने पूछताछ की तो उसने क्या खुलासे किए, कौन उसके मददगार थे, क्या इन सवालों के जवाब मिले उज्जैन पुलिस को? देखिए, बिल्कुल सवाल इसलिए होंगे क्योंकि आखिरी पूछताछ कहा जा रहा है, जो आखिरी पूछताछ जो हुई थी वो उज्जैन पुलिस ने ही की थी, क्योंकि जिस वक्त 9 तारीख को उसको पकड़ा गया था उसके बाद 7:30 बजे जब ये मंदिर में दाखिल हुआ था, इसके बाद जब उसको पकड़ा गया 9:30 बजे के आसपास, उसके बाद से रात को 7:30 बजे तक उज्जैन पुलिस ही थी जो विकास दुबे से लगातार पूछताछ करती रही। लेकिन इस दौरान जो पूरा समय है जो करीब 5 घंटे का बताया जा रहा है जिस दौरान पूछताछ की, क्योंकि बाकी समय इन्होंने मूवमेंट को लेकर लगाया एक थाने से दूसरे थाने तक ले जाने में। और इस दौरान खास बात है कि जो बताया जा रहा है कि कुछ 2 से 3 बार वो बार बार रोया भी था। उसको ऐसा लगा पुलिस के सामने कि उसने कुछ हद तक तो गुमराह करने की, तमाम सवालों पर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कुछ बार वो जब ऐसे सवाल किए गए जो परिवार से जुड़े हुए थे तब वो, हालांकि वो रोता रहा। 2 से 3 बार ऐसा हुआ। ये तमाम जो चीजें अभी खुल सामने आती जा रही, क्योंकि ये पूछताछ बड़ी लंबी चली थी। इसमें कुछ और ऐसी चीजें हैं, जैसे कि उससे पूछा गया कि किस रास्ते से वो आया था, तो उसने बताया कि मैं कहाँ से, दिल्ली एनसीआर से होते हुए अलवर और अलवर के बाद झालावाड़ और फिर उज्जैन पहुंचा था। ये कुछ पहलू अब तक एक के बाद एक ये परतें इन्वेस्टिगेशन उनके सामने आती जा रही हैं। और जो वीडियो बनाया गया था उसमें तमाम तरह की पूछताछ की गई थी, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आखिरकार किन किन लोगों से मिला था, किन लोगों से उसने अपनी बातें शेयर की थी, उसका साथ देने वाले कौन लोग थे, क्योंकि ये तमाम सवाल अभी इनसे पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि इन सवालों के अंदर बहुत सारे राज छिपे हैं। क्योंकि बड़ा एक उसका संबंध किन किन लोगों से था, क्योंकि जिस तरह से उसको पूरी मदद मिलती गई, चाहे वो 5 राज्यों की पुलिस की तरफ से, यूपी में जिस तरह से मदद उसको लगातार करने वाले कौन लोग थे। ठीक है विपिन, साफ तौर से तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना भी बाकी है। जांच चल रही है, एक एक करके खुलासे भी हो रहे हैं और ये सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं कि विकास दुबे गैंगस्टर कैसे बना, कौन वो लोग थे, उनके चेहरे से नकाब हटेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं सियासत के खेल की। जी हाँ, राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। सचिन पायलट ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है, सोनिया गांधी से मुलाकात का वक्त मांगा है। सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे हैं, सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा है। क्या राजस्थान की सियासत में बड़ी हलचल होने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। क्या राजस्थान की सियासत भी मध्य प्रदेश के सियासत के रास्ते पे चल रही है? अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी पर हमला किया था और कहा था कि हमारी सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता केजे श्रीवास्तव का। श्रीवास्तव, सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए, कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा है,
ये सारा घटनाक्रम जो हुआ है, कल मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार गिराने का आरोप लगाना, आज सचिन पायलट का सोनिया गांधी से मिलने का वक्त, क्या ये एक बड़े सियासी हलचल के संकेत माने इसे? जी देखिए, ये अगर अशोक गहलोत सरकार के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से बात हो रही है तो शायद इसका जवाब ना में होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी संकट की बात करें तो उसके हिसाब से ये एक सवाल काफ़ी कांग्रेस के नेताओं के लिए चिंता करने वाली बात है, क्योंकि नंबरों का जो आंकड़ा है वो अशोक गहलोत सरकार के साथ है। भले ही कांग्रेस के कुछ विधायक अलग होने की बात अगर कर भी लेते हैं तो सरकार के भविष्य पर या सरकार की स्थिरता पर कोई संकट नहीं आएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से अंदरूनी हलचल मची हुई है, खेमेबाजी की घटना जिस तरह से सामने आई है, उसने पूरी पार्टी के वो एक तरह से परेशान कर रखा है, क्योंकि पहले से ही दो गुट बटे हुए थे और अब नाराजगी और भी इन लोगों की बढ़ती ही जा रही है। हालांकि बड़े स्तर पर कई बार इसे खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिस तरह से जो एसओजी की जांच रिपोर्ट आई थी उसके बाद से जिस तरह से कुछ कांग्रेस के ही नेताओं के नाम आए थे, उससे ये नाराजगी और बढ़ गई है और उन्हें लगने लगा है कि सरकार अपनी होने के बावजूद भी इस तरह से यदि वे परेशान होने लगे तो सरकार का क्या फायदा, पार्टी का क्या फायदा। तो इस तरह से ये सोचने लग गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर अब बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरह से वे इस सियासी संकट को दूर करते हैं, क्योंकि जहां तक नंबरों की बात है, राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक कुल हैं, 200 विधायक में से 101 बहुमत का आंकड़ा। अशोक गहलोत के पास 123 विधायक हैं विधायकों के समर्थन के लिहाज से बात करें तो, और जबकि बीजेपी सरकार के जिस पर के आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सरकार को तोड़ने की, उसके पास महज 74 विधायक 75 विधायक ही हैं। तो आंकड़े के लिहाज से सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। मध्य प्रदेश जैसी घटना फिलहाल तो यहां पर संख्या बल के लिहाज से नजर नहीं आ रही, लेकिन अंदरूनी खींचतान जरूर पार्टी को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल, देखिए आंकड़ों के लिहाज से आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा खेल करना मुश्किल है, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। राजस्थान के लिहाज से जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे तब भी विवाद हुआ था सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच। अब विवाद इतना ज्यादा गहरा आ गया है कि मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और सचिन पायलट जो है कांग्रेस सुप्रीमो के पास पहुंच गए। तो क्या कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह से ये कहा गया था कि कांग्रेस एमपी में मैनेज नहीं कर पाई थी, ज्योतिरादित्य को अगर वक्त रहते संभाल लिया गया था, अगर जो फूट पड़ रही थी, दरार पड़ रही थी वहां पर, उसी तरह से अगर राजस्थान में चीजें कहीं लेट हो गई, गड़बड़ा गई, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं कांग्रेस सुप्रीमो थोड़ा लेट हो गया इस मामले में? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस पूरी उलझन में लगी हुई है, क्योंकि सचिन पायलट 5 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और इस दौरान विपक्ष में रहने के दौरान उन्होंने जबरदस्त मेहनत की थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद की बात आई, कांग्रेस सरकार में आई, तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। उनका अनुभव इसमें सबसे बड़ी जरूरत थी और अनुभव को ही कांग्रेस ने प्राथमिकता दी। तो ऐसे में तभी से नाराजगी थी। कोटा में जब बच्चों की एक के बाद एक मौत होने लगी तो सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को घेरा और कहा कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बच्चों की मौत को इस तरह से चुपचाप नहीं देखना चाहिए। इसके बाद विधायकों की राज्यसभा चुनाव के दौरान खरीद फरोख्त की बात आई थी तो मुख्यमंत्री और सचिन पायलट दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सवाल किया गया तो सचिन पायलट ने कहा कि उनको कोई भी विधायक ने आके नहीं कहा कि उन्हें पैसों का प्रलोभन दिया गया, यानी सचिन पायलट इनकार कर रहे थे कि विधायकों की बाड़ेबंदी ही गलत है, विधायकों को कोई प्रलोभन नहीं दिया जा रहा। उसी वाली बात होगी कि सचिन पायलट जो दिल्ली पहुंचे हैं, सचिन पायलट उनके नाम के साथ पायलट है, ये उड़ान क्या बीजेपी की खेमे की तरफ जाएगी या फिर कांग्रेस सुप्रीमो उसको रोकने में कामयाब होंगे? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।